हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं पीआरटी डीओई की 27 तारीख की शिफ्ट 1 को। तो जैसा कि ये सीरीज की 7वीं क्लास है, 7th क्लास है ये। इससे पहले 6 क्लासेस इस सीरीज में हो चुकी हैं। मे बी 5 से 7 क्लास और होंगी जिसमें डीओई के पेपर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलडीसी के और दास 2 वगैरह के पेपर जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते क्वेश्चन की तरफ। पाई चार्ट में पाई चार्ट ही नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आंकड़ों से अधूरा है। ठीक है, इसे मैं कर नहीं सकता क्योंकि इसमें पाई चार्ट दिया ही हुआ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जालंधर से अंबाला की आगे की यात्रा के दौरान एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, जबकि वापसी में 46 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति रखती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी। मैंने बताया था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूरी यात्रा की औसत गति पूछी है तो उसे सीधा 2 मल्टीप्लाई में 54 यानी कि पहली वाली गति, मल्टीप्लाई में दूसरी वाली गति 46 अपोन में दोनों गतियों का योग करके हम इसको निकाल सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में तीसरी या चौथी क्लास में ये बताया था। ये आता कैसा है, एलसीएम मेथड से आता है। ठीक है, अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊं तो 5 4 9 और ये 100 हो जाएगा। तो 100 बटे में 2 मल्टीप्लाई में 46 मल्टीप्लाई में 54। ठीक है, अब ये ऊपर जो है 46 है और ये 54 है, तो लगभग ये 50 के आसपास आएगा। इतना तो कंफर्म है क्योंकि 46 से तो ऊपर ही ऊपर आएगा ना, 46 से तो ऊपर ही ऊपर आएगा। तो यहां से आप ये तीनों ऑप्शन ही कट कर सकते हो। ठीक है, अब एक्चुएक्ट निकालना है तो आपको 20-30 सेकंड और फालतू इस कैलकुलेशन को करने में देनी होगी। तो ये 50 प्लस में कुछ आ जाएगा, ये 49 समथिंग आएगा मेरे हिसाब से, 49 समथिंग आएगा, 49.5 49.6। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 5 लोगों के परिवार की औसत आयु 160 सेंटीमीटर है। भाई मेरे को पता है कि 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई है। यदि परिवार के लोगों की औसत ऊंचाई 4 लोगों की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। भाई मेरे को ये पता है कि इनके पूरे परिवार की जो औसत है वो 160 है, लेकिन जो पहला आदमी मेरे को दिया है इसने, ये तो 160 से 5 कम है, 5 सेंटीमीटर कम है। जो दूसरा आदमी इसने मेरे को दिया वो बिल्कुल 160 सेंटीमीटर, तो ना जीरो का घपला है ऊपर ना जीरो का घपला है नीचे, यानी कि ना तो वो ऊंचा है ना तो नीचा है, बिल्कुल सेम है। तीसरा जो आदमी मेरे को इसने दिया वो 161 सेंटीमीटर का, यानी कि वो 1 सेंटीमीटर लंबा है मेरे औसत से। अब जो चौथा आदमी है वो 150 सेंटीमीटर का है, यानी कि वो मेरे औसत के हिसाब से 160 के हिसाब से वो 10 कम का है। अब मेरे को इसने 4 आदमी दे दिए और 5वें आदमी को बोला 5वां आदमी मेरे को नहीं पता, 5वां आदमी निकाल के बताओ। भाई 5वां आदमी 160 सेंटीमीटर तो होगा ही ना, औसत है। ठीक है, अब 160 सेंटीमीटर से कितना ऊपर कितना नीचे होगा वो इससे डिपेंड करेगा। ये जो हमने निकाले कि वो 160 से कितने ऊपर और कितने नीचे थे, भाई हमें पता चला कि वो 60 से कितने ऊपर कितने नीचे थे, -10 -5 +1 यानी कि -14 छोटे हो गए वो। अब इनको एवरेज मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज मेंटेन करने के लिए इनको 5वें आदमी को 14 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इनका जो एवरेज है वो सही आएगा निकल के, उसके बिना तो आ नहीं पाएगा। तो अब एवरेज को यानी कि 160 को अगर मैं 14 सेंटीमीटर से बढ़ा दूं 5वें आदमी के लिए, तो तब इनका योग जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा इसमें आंसर। ठीक बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है कि राजन एक पहाड़ी पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चढ़ता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नीचे उतरता है। कुल यात्रा में उसे कुल समय 6 घंटे लगता है। भाई एक आदमी है जो 5 की गति से तो चढ़ रहा है और 7 की गति से उतर रहा है, जाहिर सी बात है नीचे उतरते हुए उसकी गति ज्यादा होगी। अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करूं तो स्पीड का रेशियो ये मैं ले लेता हूं कि उन्होंने लगभग मेरे हिसाब से
अकॉर्डिंग टू मी इस रेशो के हिसाब से 35 उन्होंने ट्रेवल करा होगा, तो उन्हें टाइम क्या लगा होगा, उन्हें टाइम लगा होगा 7 और 5 लगा होगा। भाई 7 और 5 लगा होगा, मुझे ये तो दिया नहीं है डिस्टेंस कितना, लेकिन मेरे को टोटल टाइम तो दिया है कि वो 6 आवर है। मेरे हिसाब से कितना है, मेरे हिसाब से 7 और 5 12 है, तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, यानी कि प्रत्येक एक की वैल्यू इसमें जो है वो 0.5 आवर आ गई, 0.5 आवर आ गई। 0.5 आवर आ गई तो उसने बोला कि पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच में दूरी क्या है। भाई दूरी क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम बराबर में डिस्टेंस होता है। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से कुछ भी निकाल सकता हूँ। जैसे कि अगर ये 5 की स्पीड से जा रहा था, ये 7 की स्पीड से जा रहा था, तो ये टाइम कितना ले रहा था, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 5। मेरे हिसाब से प्रत्येक की वैल्यू अगर 0.05 है तो ये कितना टाइम लेगा, 2.5 आवर लेगा। ये मेरे को टाइम मिल गया, मेरे को स्पीड पहले से 7 दे रखी थी, तो मैं इसे कर देता हूँ 7 मल्टीप्लाई में 2.5, 7 दूनी 14 और आधा और चल लेगा 3.5, यानी कि 17.5 किलोमीटर वो चल लेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। त्रिज्या m इकाई और n इकाई वाले बेलन, त्रिज्या m और ऊंचाई n वाले, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो m है और ऊंचाई जो है वो n है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे को पता है बेलन का क्या होता है, 2 पाई r h। ठीक है, अब इसने पाई कुछ नहीं बोला, लेकिन इसने r को क्या बोला, r को इसने m बोला, और h को इसने क्या बोला, h को इसने n बोला। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा वो 2 पाई m h n आना चाहिए। ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जैसा जैसा उसने बोला है वैसा वैसा हमने डाल लिया। त्रिज्या की जगह हमने m डाल लिया, ऊंचाई की जगह हमने h डाल लिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसकी इकाई के हिसाब से आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 30 पुरुष या 50 महिलाएं किसी कार्य को 72 दिन में कर सकती है। भाई मेरे को बताया इसने पहली लाइन में कि 30 पुरुष अगर 72 दिन लगे रहें या फिर 50 महिला 72 दिन लगी रहें, इसमें कीवर्ड ये वाला है या, साथ में आएगा वो, जैसे कि और आ गया तो ये साथ में कर रहे हैं, या आ गया तो ये दोनों अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 महिलाएं 30 मेल अगर 72 दिन लगे रहें और 50 फीमेल अगर 72 दिन लगी रहें, तो बात एक ही है, काम उतना ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इनके रेशो की बात करूं तो ये 72 से 72 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। अगर मैं मेल और फीमेल के रेशो की बात करूं यहाँ से, तो हमारा मेल कितना आ जाएगा 5 और फीमेल कितनी आ जाएगी 3। तो मेल 5 काम कर रहा है एक दिन में, फीमेल 3 काम कर रही है। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 15 पुरुष तथा 25 महिलाएं इसे करने में कितना समय लेंगी। ठीक है, 15 पुरुष तथा 25 महिलाएं, उसके लिए हमें टाइम कार्य भी तो पता होना चाहिए, कार्य कितना था मेरा, ये तो था टोटल। तो अगर मैं कार्य की बात करूं तो वो कितना होगा 30 मल्टीप्लाई में 72 मल्टीप्लाई में मैन की जगह मैं यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी डाल देता हूँ, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अब मेरे को पता करना पड़ेगा 15 मेल कितना काम कर रहे हैं और 25 फीमेल के साथ मिलकर। तो अगर मैं इस मेल की जगह 3 डाल दूं और इस फीमेल की जगह इस मेल की जगह 5 डाल दूं और इस फीमेल की जगह 3 डाल दूं, तो मुझे पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। 15 पंजे 75 प्लस में 25 दिया 75, यानी कि मिलके एक दिन में 150 काम निपटा लें। तो इतना काम कितने देर में निपटा लेंगे, इतना काम मैं 150 से मल्टीप्लाई कर देता, डिवाइड कर देता हूँ। 3 पंजे 15, यानी कि 72 डेज में ये इस काम को फिनिश कर लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ऐसी ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा में 4 छात्र एक्स वाई जेड और ओ द्वारा प्राप्त अंक नीचे दर्शाए गए हैं। किस छात्र ने ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रतिशत के अंकों में अधिक गिरावट देखी। भाई सर ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है और इसमें भी पाई चार्ट नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नीचे दर्शाए गए हैं, नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे तो खाली ऑप्शन ही दिए हुए ना। एक्स ही हमारा सही आंसर हो गया। इसका पाई चार्ट गायब है। नीचे वाला भी पाई चार्ट है, नीचे वाले में पाई चार्ट है नहीं है, नीचे वाले में पाई चार्ट गायब है। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे पाई चार्ट के हैं, जो कि एक्चुअल में
शो ही नहीं हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम नहीं कर सकते। तो हम सीधा यहां से आते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 5, 15, 25 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या। भाई सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100। लेकिन 5, 15, 25 से सबसे छोटी संख्या कौन सी विभाजित होगी? इनका एलसीएम। 5, 15 और 25 का अब एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालते हैं एलसीएम? हम सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, उसके बाद जो मल्टीपल में है, इसमें 3 और 5 है, 5 तो इसमें है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे छोटी संख्या 75 हो गई। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? अगर मैं इसको ठीक दुगुना कर दूं यानी कि 150, अगली संख्या ये 150 को काटेगा और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी 150 ही होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु, सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसे 4.41 किनारे वाले घन से काटा गया है। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव जाएगा जैसे इसके आंकड़े दिए हुए। ठीक है, चलो फिर करते हैं। सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बोला है, शंकु का आयतन मेरे को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच की बात करूं, जिसे 4.41 किनारे वाले घन से काटा गया है। भाई घन से काटा गया एक शंकु है। मेरे को एक बात बताओ, ऐसे कोई घन बना हुआ है? ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। ऐसे कोई घन बना हुआ है क्योंकि 3D फिगर है, और ऐसे कोई घन बना हुआ है, अब इसमें कोई शंकु काटा गया ऐसे करके, ऐसे करके वो शंकु काट लिया गया। ठीक है, अब इसने शंकु काटा तो जो इसका बेस है वो पूरे के पूरे बेस को कवर करेगा, ये ऐसे कवर करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शंकु का किनारा यानी कि ये जो है शंकु का घन का, वही इसकी डी होगी। डी यानी कि आर का दुगना, डी बराबर 2r बराबर 4.41 होगी, यानी कि r बराबर 4.41/2 होगी। ठीक है, सही बात है। अब सही बात है तो मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूं। अब इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट भी तो इसके बराबर ही होगी ना, ये पूरा टॉप तक जाएगा। हाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, टॉप तक चला जाएगा, नीचे पूरा का पूरा बेस कवर कर लेगा। यानी कि इसकी हाइट तो 4141 हो गई, 4.41 हो गई हाइट, और इसकी आर 4.41/2 हो गई। तो यहां से मैं वैल्यू डाल देता हूं, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4.41/2 मल्टीप्लाई 4141/2 मल्टीप्लाई एच और डालनी पड़ेगी 4.41। बहुत ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन बन रही है। ठीक है, तो यहां से हम यहां से आगे कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन का पार्ट तो वैसे भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, मैं करा सकता हूँ लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है, वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते करते वो पूरा पेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगी, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा काट के भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इन जीरो को हटा लेता हूँ तो मेरे को बट्टे में मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से 7 या 21 काट लेता हूँ तो ये 21 बच जाएगा। 2 से इसको 11 बार काट लेता हूँ, और तो कुछ कटेगा नहीं, और तो कुछ नहीं कटने वाला। तो मैं अब सीधी मल्टीप्लाई करने पे जाता हूँ। मैं पहले 441 को 441 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 441 तो 1 4 4 मल्टीप्लाई 4 16 17 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 16 17, तो ये मेरा आ गया 1 8 6 4 10 4 14 का 4 एक हासिल 6 दूनी 12 और एक 13 और एक 14 का 4 एक हासिल 7 और एक 8 और एक का 1 1 18441 आ गया हमारे यहाँ से। अब ये जो आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई में 11 से भी होगी तो ये 231 आ जाएगा। 21 और 11 का मल्टीप्लीकेशन, तो मैं 231 में और कर लेता हूँ 18441 231 अपॉन में 1
ये कर लेना है, यहाँ पे स्पेस है नहीं, ऑन सीरियस नोट यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इस कैलकुलेशन को आप कर लेना, आंसर यही निकल के आएगा। ठीक है, इसको मैं करने जाऊंगा यहाँ तक खा जाएगा, फिर मैं बाकी कैलकुलेशन का ही करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। एक दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 36 किलोग्राम चावल और 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक अन्य 40 किलोग्राम चावल खरीदता है। मिश्रण को मिश्रित कर देता है और उसके बाद मिश्रण को 40 रुपये प्रति किलोग्राम बेच देता है। भाई एक मिश्रण उसने एक चावल 25 से खरीदा, एक 45 से खरीदा, 40 में उसको बेच दिया। ठीक है, ये तो कह रहा है मुझे। अब इसने 25 रुपये प्रति किलोग्राम से एक चावल खरीदा 36 किलोग्राम। ठीक है, ये वेट है और ये प्राइस है। और इसने 45 से खरीदा एक चावल कितना, 40 किलोग्राम। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे खाली रुपए बताने हैं, तो मेरे को क्वांटिटी से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, तो मैं क्वांटिटी को डिवाइड कर देता हूँ एक बार। 8 पंजे 4 अट्ठे 32, 4 निम 36 और 4 दही 40। ठीक है, यानी कि 25 निम 225 रुपये का तो ये खरीदा, कर पूछ ही सकते हो, मैंने 4 से काट लिया बस। 45 से ये 450 में खरीदा। ठीक है, और 40 में 19 किलोग्राम बेच दिया, तो 9 चौक 36, 3 और 4 एकम 4 और 3 760 रुपये का उसने बेच दिया। भाई 40 रुपये के हिसाब से 760 का बेच दिया। मेरे हिसाब से टोटल कितने का खरीदा था, 5 2 7 675 का। कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 75, 60 6 और 2 8 85 का। 85 का किस पे प्रॉफिट हुआ, 675 पे। 85 का प्रॉफिट 675 का कितना प्रतिशत है, 25 से काट लेते हैं। 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। तो 5 चौक 20 की 0, 2 हासिल, 8 चौक 32 और 2 360 बटे 27, 27 एक कम 27, कितना बचा, 6 और 3 9 90, 27 8 चौक 32 37। ठीक है, ये 340 आएगा। एक सेकंड, 5 चौक 20 की 0 लगा दो हासिल, 8 चौक 32 340। ठीक है, तो 27 से काटते, 27 से कम 27, कितना बचा, 4 और 3 7, 27 दूनी पे जाएगी माननी 70 और 27 दूनी 54, कितना बचा 16। तो फिर ये 12.6 पे माननी चली जाएगी। 27 छिक 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 162, 162 यानी कि छिक पे चली गई माननी। लगभग लगभग 5 पॉइंट से आगे आएगा, 4 पॉइंट से ज्यादा आएगा, लेकिन 5 पॉइंट से आगे आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, पूरा वाला तो आ ही नहीं रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 3x बराबर 5y के है, तो x अनुपात प्लस y और x माइनस y का अनुपात क्या होगा। भी मेरे को दिया है 3x बराबर 5y के, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 5 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। तो मैं अगर x और y के अनुपात की बात करूं तो x 5 है तो y 3 है। ठीक है, x 5 है तो y 3 है, तो x प्लस में y कितना हो गया, 5 प्लस में 3, अनुपात में x माइनस में y कितना हो गया, 5 माइनस में 3, तो ये कितना हो गया 8, अनुपात में 2, 4 अनुपात में 1 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित, अब 11 से विभाजित कौन सी संख्या होती है जिनके अल्टरनेट नंबर्स 11 से विभाजित हो रहे हो। ठीक है, या फिर एक और होता है तरीका, एक और तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको लेता हूं, मैं लास्ट से 3 3 के सेट बनाता हुआ चलता हूं, 3 का सेट और ये 3 का सेट। अब इन दोनों का अंतर ले लेता हूं, इन दोनों का अंतर क्या आ गया, या अल्टरनेट वाले ले लो, अल्टरनेट ही ले लेते हैं। ठीक है, 8 और 2 10 और 4 14,
और 8 और 2 10, अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11, जो कि इसमें नहीं है। 8 और 2 10 और 8 18, अगली किसी क्लास में बता दूंगा वो मैं। 18 और 4 और 2 6, अंतर या तो 0 होना चाहिए तो 11। 2 2 4, 4 और 8, 8 और 4 12, ठीक है, और 8 और 4 12, तो अंतर यहाँ पे 0 हो गया, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो गई। ठीक बात है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के एक बार बता देता हूँ, किसी को समझ में ना आ रहा हो। 2 8 2 4 8, अल्टरनेट लेना है, मैं एक छोड़ के एक छोड़ के एक, यहाँ से ये लिया और यहाँ से ये लिया। मैंने 2 2 और 8 को जोड़ा तो मेरा 12 आया, और मैंने 8 और 4 को जोड़ा, 8 और 4 को जोड़ा तो मेरा 12 आया। जी, या तो अंतर मेरा 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो 11 का मल्टीपल कोई है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा 11 का कॉन्सेप्ट है। लगे हाथ में एक दो कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, जैसे कि 2 4 8, ये 2 4 8 जो होते हैं, दो में लास्ट वाली संख्या एक डिजिट जो है वो 2 से कटनी चाहिए। 4 में लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, अगर वो 4 से कट रहे तो 4 से कटेगी। अगर 8 में लास्ट के 3 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो वो 4 से कटेगी। ऐसी मैं 16 का भी बोल सकता हूँ, क्योंकि 2 की घात 4 होता है, वहां से आता है कॉन्सेप्ट। 2 की घात 4 होता है, यानी कि लास्ट के अगर 4 अंक 16 से कट रहे हैं, उसकी कोई जरूरत होती नहीं है, इसलिए कोई कराता भी नहीं है, तो वो 4 से कटेगी। ठीक है। ऐसे ही मैं 3 और 9 की बात कर लेता हूं। तो जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो अगर इनसे कट रही है, सम ऑफ डिजिट अगर इससे कट रही है, तो ये आपकी, ये नंबर भी आपके 3 और 9 से कट जाएंगे। ठीक है। छोटा सा रिवीजन, 14 नंबर का क्वेश्चन ही गायब है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ कुछ 15 भी गायब, 16 भी गायब, सीधा 17। चलो सीधा 17 चलते हैं। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 5 7 11 से विभाजित करने पर 13 शेषफल छोड़ती हो। भाई 5 7 11 से विभाजित करने पर शेषफल तो 13 छोड़ेगी, तो ऐसी संख्या तो वही हो सकती है जो 5 7 11 का एलसीएम हो और उसमें हम प्लस 13 कर दें, यही तो है। लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। अब ऐसी संख्या जो 999 से छोटी हो, लास्ट वाली, और इन दिनों से घटे, उसके लिए तो मेरे को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या आएगा? 7 पंजे 35, 35 की मल्टीप्लाई 11 में, यानी कि 5 8 और 3। अब मेरे को इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा 385 से। ठीक है। 385, 3 3 9 होते हैं तो दूनी पे मानी जाएगी। 5 दूनी 10 की 0, एक हासिल, 8 दूनी 16 और एक 17 का 7, एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक 7, 770। यहां बच गया 9। ठीक, तो यहाँ पे बच गया 9, फिर 9 में से 7 गया, बच गया 2, और फिर बच गया 2, सॉरी नहीं आ रहा, 2 और यहाँ से 2। ठीक है। अब महानी नहीं चलेगी तो हम उतार लेंगे 9, कितने पे जाएगी? 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 सत्ते 21, सत्ते पे तो ज्यादा हो जाएगी तो छिक पे चला लेते हैं। छिक पे 6 पंजे 30 की 0, 3 हासिल, 6 8 6 48 और 3 51, 5 हासिल, 6 दूनी 12, 36 18 और 5 23, ये 2310 हो गई, तो इसको 5 पे चलाना पड़ेगा। 55 25 का 5, 2 हासिल, 8 पंजे 40 और 2 42 का 2, 4 हासिल, 5 15 और 4 19। यहां से कितना बचा? 4, यहां से बचा 7, यहां से बचा 7, सॉरी क्या कर रहा हूं,
यहाँ से बचा 9 5 4, यहाँ से बचा 7, यहाँ पे मानी लेनी पड़ेगी तो यहाँ से बचेगा 3। अगर मैं 999 में से 9999 में से अगर मैं 374 को घटा दूं, यानी कि ये कितना आ गया 4 5 9 7 16, 9 2 और ये 6, और ये संख्या जो है वो 5 7 और 11 तीनों से ही डिवाइड होगी, लेकिन मेरे को तो शेषफल 13 रखना है ना, तो मैं इसमें 13 प्लस कर देता हूँ। 5 और 3 8, 2 और 1 3, 6 का 6 6 और 9 का 9 9। तो ये संख्या मेरी 5 7 और 11 से डिवाइड होगी और शेषफल को शेष 13 छोड़ेगी। ठीक बात है। ये हमारे इस क्वेश्चन की आस्क हमने पूरी कर दी, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी हमारा आंसर हो गया। तो 18वें क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 0.00625 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। भाई 0.00625 को अगर मैं प्रतिशत के रूप में लिखना चाहता हूं तो क्या हो सकता है, तो मेरे को इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो ये पॉइंट हटाता हूं तो ये 625 बट्टे में 1 2 3 4 5 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5। और इसको मैं प्रतिशत में चेंज करना चाहता हूं तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से तो जीरो कट जाएंगी, 1 2 3 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.625% हमारा आंसर, जो कि हमारा तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इसी के साथ ए बी सी के वेतन का अनुपात 7 3 और 5 है। उनके वेतन में 15 20 और 25% की वृद्धि की अनुमति दी जाती है। भाई ए का वेतन 7 है, बी का वेतन 3 है, सी का वेतन 5 है। वृद्धि कितनी हुई, ए के में 15, बी के में 20, सी के में 25%। अब नए वेतन का अनुपात बताओ, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये 7 है, ये 3 है और ये 5 है। ठीक बात है। मैं 100 मान लेता हूं इनको सबको। अगर मैं 100 मान लेता हूं, 700 ये है, 300 ये है, 500 ये है, तो अगर इसमें 15% की वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हुई होगी, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105 की वृद्धि हुई होगी। अगर इसमें 20% की वृद्धि हुई होगी तो कितने की वृद्धि होगी, 60 की वृद्धि हुई होगी। ठीक है। और अगर इसमें 25% की वृद्धि हुई होगी, 25% की वृद्धि होगी तो 25 पंजे 125 की वृद्धि हुई होगी। अब वृद्धि के बाद ही क्या बन गए होंगे, 506 रेशो 360 रेशो 625। सही बात है। अब अगर मैंने 5 से काट दूं तो मेरा एक्चुअल रेशो आ जाएगा। मैंने सबको 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। रुक जाओ एक सेकेंड, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 और 1 अरे 600 नहीं है, 805 है, 805 है। तो ये हो गया 805 से काट के 5 एकम 5 3, 5 छिंग 30, 5 एकम 5 161, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 72, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 55 25। हमारा रेशो कितना निकल के आ गया, 161 रेशो 72 रेशो 125, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है 20 नंबर। 6 महीने की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 8.4% की दर से 98,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई 6 महीने हमारा साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब मेरे को प्रिंसिपल कितना दिया, 98000। मेरे को रेट कितनी दी है, 8.4%। मल्टीप्लाई हमें को टाइम कितना है, 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब 6/12 पर ईयर होता है, तो बट्टे में 100। अभी इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस वाले पॉइंट से ये वाली जीरो खत्म, और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84।
छः सत्ते 42 यानी कि 98 मल्टीप्लाई में 6 सत्ते 42 यानी कि 98 मल्टीप्लाई में 42 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे इकाई के अंक 6 तो मेरे को ये मल्टीप्लाई करनी भी पड़ेगी। 98 मल्टीप्लाई में 42, 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल, 9 दूनी 18 और 8 चौक 32, 32 40 और एक 50 और एक 51 का 1 लगा, 5 हासिल, 9 चौक 36 और 5 41 यानी कि 41 16 रुपये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो भी लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। इनिशियल स्टेज में मैं बना रहा हूँ ये। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।